CA फाइनल वैल्यूएशन ऑफ कस्टम्स एक्ट। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? वैल्यूएशन ऑफ द कस्टम एक्ट। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन अराइज होता है, इस जो चैप्टर में आप पढ़ोगे वैल्यूएशन ऑफ कस्टम एक्ट, सबसे पहले इसमें हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारे ये 4 क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन कि कस्टम ड्यूटी कब लेवाई होती है? कस्टम ड्यूटी कब लेवाई की जाती है? सेकंड क्वेश्चन, कस्टम ड्यूटी कब कलेक्ट की जाती है? अथॉरिटी कब कलेक्ट करती है? थर्ड पॉइंट, कस्टम ड्यूटी किस रेट पर कलेक्ट की जाती है? फॉर एग्जांपल आपने 1 अगस्त को ऑर्डर किया सामान फॉरेन कंट्री से, आपको 30 अगस्त को अराइव हुआ, ठीक है, इंडियन पोर्ट पर। अब 30 अगस्त को आया और रेट ऑफ ड्यूटी 1 अगस्त को कुछ और थी, 30 अगस्त को कुछ और हो गई। तो अब जब चेंज इन द रेट ऑफ ड्यूटी है तो हमारा कौन से रेट पर कस्टम ड्यूटी लगाई की जाएगी? फोर्थ पॉइंट इज कौन से एक्सचेंज रेट पे आप अपना कन्वर्ट करोगे जो आपकी अमाउंट आएगी जिसके ऊपर आप कस्टम ड्यूटी लगाओगे, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है। एंड फिफ्थ वन इज वैल्यूएशन, कौन सी वैल्यू पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो ये 5 हमारे मेन क्वेश्चंस हैं जिसको हम इसमें आंसर करेंगे। अब इंपोर्ट स्टार्ट कब होते हैं? ये आप हमारा इंडिया है, ठीक है, ये 12 नॉटिकल माइल्स है, ये हमारा बाहर कोस्टल लाइन है, ठीक है। जब आप बाहर से, ये हमारे फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जब फ़ॉरेन से सामान इंडिया आता है, जब वो इस कोस्टल लाइन पे अराइव होता है तब हमारे यहाँ पे इंपोर्ट स्टार्ट हो जाता है। इंपोर्ट हमारा यहाँ स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर पहुँचते पहुँचते बाय एयर भी आ सकता है सामान और बाय वेसल भी आ सकता है, ठीक है, बाय शिप भी आ सकता है, बाय एयर भी आ सकता है। आपका इंपोर्ट यहाँ स्टार्ट हो गया, जैसे आपका वो इंडियन पोर्ट पे पहुँच जाएगा। इंडियन पोर्ट, किसी भी इंडियन पोर्ट पे, फॉर एग्जांपल अगर आपने मान लो कोचीन में मंगाना था सामान बट आपका मुंबई पोर्ट में पहुँच गया सामान, दैट मीन्स अगर वो मुंबई में भी आ गया ना तो हम उसे बोलेंगे कि इंपोर्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। एटलीस्ट वो इंडिया के किसी भी पोर्ट पे पहुंच गया तो हमारा इंपोर्ट कंप्लीट हो गया। इंपोर्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। जब स्टार्ट होता है इंपोर्ट तब हम लेवाई करते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, एंड जब कंप्लीट होता है तब हम उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। कस्टम अथॉरिटी कलेक्ट कब करता है इंपोर्ट ड्यूटी? जब वो हमारा इंपोर्ट कंप्लीट हो जाता है तब कलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अब आपका इंपोर्ट स्टार्ट हो गया बट आपका कोई भी शिप के थ्रू सामान आ रहा था और वो शिप यहाँ पे सिंक हो गया, ठीक है, शिप यहाँ पे डूब गया, मतलब सामान ख़राब हो गया, सामान हमारा इंपोर्ट तक नहीं आ पाया, इंपोर्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इस केस में इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी क्योंकि सामान पहुँच ही नहीं पाया, इंपोर्ट कंप्लीट ही नहीं हो पाया, तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। ऐसी एक्सपोर्ट की बात करते हैं। अब हम ऐसे एक्सपोर्ट की बात करते हैं। एक्सपोर्ट के केस में क्या होता है? इंडिया से सामान बाहर जाना है, यही हमारी 12 नॉटिकल माइल्स हैं, ये हमारी कोस्टल लाइन है, ठीक है। अब जब इंडिया से सामान बाहर जाएगा, अब क्या होगा? एक्सपोर्ट के केस में इंपोर्ट ड्यूटी आपकी यहीं पर कलेक्ट हो जाएगी, इंडियन पोर्ट पर ही, और लेवाई कब होगी? जब आपकी कोस्टल लाइन से बाहर चली जाएगी। दैट मीन्स एक्सपोर्ट ड्यूटी पहले कलेक्ट होगी और बाद में लेवाई होगी। अब जब यहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट ड्यूटी कलेक्ट हो गई, फॉर एग्जांपल शिप हमारा यहाँ पे सिंक हो गया, ठीक है, हमारा शिप यहाँ डूब गया और सामान हमारा नहीं पहुँच पाया फॉरेन कंट्री तक, तो इस केस में एक्सपोर्ट ड्यूटी तो कलेक्ट हो गई, तो इस केस में क्या होगा? आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटी रिफ़ंड कर दी जाएगी, अथॉरिटी आपको रिफ़ंड कर देगी क्योंकि पहले कलेक्ट कर ली, बाद में शिप डूब गया और हमारा सामान नहीं पहुंच पाया, तो इस केस में आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी रिफ़ंड कर दी जाती है। बट इंपोर्ट ड्यूटी के केस में क्या होता है? पहले लेवाई होती है फिर कलेक्ट होती है। कलेक्ट तब होती है जब हमारा सामान पहुँच जाता है, बट एक्सपोर्ट ड्यूटी के केस में क्या होता है? एक्सपोर्ट ड्यूटी पहले कलेक्ट कर ली जाती है और बाद में लेवाई होती है। इस केस में रिफ़ंड मिलता है अगर आपका शिप डूब जाए या आपका बाय एयर सामान ना पहुंच पाए, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि हमारा इंपोर्ट कब हो जाता है कंप्लीट, एक्सपोर्ट कब कंप्लीट होता है। अब हमारा जो सामान आ गया, अगर हम अब इंपोर्ट की बात करते हैं, बिकॉज मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो सब इंपोर्ट के बेसिस पर ही हैं हमारी बुक्स में, ठीक है, तो इंपोर्ट की ही बात करेंगे हर एग्जाम्पल में। तो इंपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, जब हमारे पास सामान इंडिया आ गया, अब हमारे पास इंडिया में सामान पहुँच गया, इंडियन पोर्ट पर यहाँ पर सामान पहुँच चुका है, ठीक है। अब क्या होगा? अब क्या स्टेप होता है? बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, 2 चीज़ें हैं। अब आपने फॉर एग्जांपल एक एक्स पर्सन है, उसने बाहर से कुछ सामान इंपोर्ट करा, अब वो कब इंपोर्ट ड्यूटी पे करेगा? क्योंकि लेवाई तो उस टाइम ही हो गई थी जब वो कोस्टल लाइन पे एंटर हुआ। कलेक्ट अब होगी, अब कलेक्ट कब होगी? ठीक है, अब जब वो इंडियन पोर्ट पे आ गया सामान तब कलेक्ट होगी,
बट एक्स पे कब करेगा इम्पोर्ट ड्यूटी को, जब वो अपने सामान को घर लेकर जाएगा। फॉर एग्जांपल एक्स के पास पैसे नहीं है और वो बोलता है कि मैं तो अभी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं पे कर पाऊँगा, तो वो क्या करेगा, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल करेगा। इस केस में बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल करी जाएगी। अब ये सामान जो है वेयर हाउस में रखा जाएगा कस्टम अथॉरिटी के, वहाँ पे सामान पड़ा रहेगा, ठीक है। जब उसके पास पैसे होंगे वो वहाँ पे जाके बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करेगा, और जब इस बिल ऑफ एंट्री को फाइल करते ही उसको कस्टम ड्यूटी पे करनी होगी। कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद वो सामान अपने घर लेके जा सकता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बिल ऑफ एंट्री हमें कब फाइल करनी होती है, जब हमें कस्टम ड्यूटी को पे करना होता है, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। और अगर आप पैसे उस टाइम पे नहीं पे कर पा रहे तो बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, या आप अभी सामान नहीं लेके जाना चाहते हो घर पे तो बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग आप फाइल कर दोगे, ठीक है जी। अब बात आती है, फॉर एग्जाम्पल आपने फ़ॉरेन से जब सामान मंगाया तो 5,000 टन में सामान आया, क्वांटिटी 5,000 टन थी, बट यहाँ पहुँचते पहुँचते 4500 टन रह गई। कोई सामान के नेचर ऐसी थी कि वो रास्ते में आते आते मतलब उसका इवेपोरेशन हो गया, या कुछ भी, कोई भी कई बार ऑयल होता है कुछ ऐसा, या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ होती है जो आते हुए बाय शिप और बाय एयर उसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो गई। तो आपकी किस वैल्यू पे इम्पोर्ट ड्यूटी पे करोगे, 5,000 टन पे या 4500 पे? 4500 पे हम किस पे करेंगे, 4500, जो हमें एक्चुअल क्वांटिटी रिसीव हुई है हम इम्पोर्ट ड्यूटी उस पे करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ वैल्यू। कौन सी वैल्यू पे हमारी इम्पोर्ट ड्यूटी या फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, ठीक है। अब पहले से बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन सी वैल्यू पे इम्पोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। अगर हम इम्पोर्ट ड्यूटी की बात करें तो इम्पोर्ट ड्यूटी हमारी लगती है जब आप सामान इम्पोर्ट कर रहे हो। दैट मीन्स आप इंडिया में सामान लेकर आ रहे हो तो जितना भी खर्चा हो रहा है अब तक का, जितना भी एक्सपेंस हुआ है वो सब प्लस करोगे आप इंडिया में लाने तक का, ठीक है। इंडियन पोर्ट पे आने तक का जितना भी एक्सपेंस हुआ है वो सब आप ऐड करोगे तो आपकी इम्पोर्ट ड्यूटी उस वैल्यू पर लगेगी। और एक्सपोर्ट ड्यूटी जब आप सामान इंडिया से बाहर लेकर जा रहे हो, मतलब इंडिया से बाहर पहुंचाने तक पे, मतलब जब इंडिया से सामान बाहर जा रहा है तब तक जितना खर्चा हुआ है एक्सपोर्ट ड्यूटी उस वैल्यू पे लगेगी, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम इम्पोर्ट ड्यूटी का लेते हैं। यूएस में एक फैक्ट्री है, ठीक है जी। यूएस से हमने सामान मंगवाया, यूएस में एक फैक्ट्री है, यूएस पोर्ट। अब वो सामान बाय एयर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। यूएस में एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसकी अपने कॉस्ट लगाई, उसकी कॉस्ट थी 100 रुपये, ठीक है। उस पर उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया तो ये मेरा टोटल बन गया वैल्यू, ठीक है। जब वो सामान यूएस पोर्ट तक लेके गया तो उसका फ्रेट लगा, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस लगे, ठीक है। वो सब ऐड होके हमारा सामान यहाँ तक पहुँच गया यूएस पोर्ट तक। उसके बाद यूएस पोर्ट से वो आया इंडिया पोर्ट पे, इंडियन पोर्ट पे आया। अब इंडियन कौन से पोर्ट पे, फॉर एग्जांपल हमने ऑर्डर किया था कि कोचीन के पोर्ट पे आ जाए, हमने बोला था कि कोचीन पहुंच जाए सामान, बट वो उसने पहुंचा दिया मुंबई, या ड्यू टू सम कंडीशंस मुंबई सामान आ गया, ठीक है। तो हम मुंबई तक का जो खर्चा हुआ है वहाँ तक लेंगे, मुंबई से कोचीन में जो भी एक्सपेंस लगा है उसको आप इसमें ऐड नहीं करोगे। आप फ्रेट कहाँ तक का लोगे, मुंबई तक का लोगे। तो यूएस पोर्ट से मुंबई पोर्ट पे जितना भी फ्रेट लगा वो आप ये लोगे यहाँ पे, ठीक है। जितना भी फ्रेट लगा वो यहाँ पे ले लिया जाएगा, प्लस इंश्योरेंस। अब जो सामान आ रहा है उसकी इंश्योरेंस भी की जाती है तो प्लस उस पर इंश्योरेंस, ठीक है। यहाँ पे इंडियन पोर्ट पे कोई भी लोडिंग या कोई भी अनलोडिंग का खर्चा इंक्लूड नहीं किया जाता, कोई भी लोडिंग या अनलोडिंग का खर्चा इंक्लूड नहीं किया जाता, सिर्फ फ्रेट और इंश्योरेंस लिया जाता है, प्लस शिप ड्यू मेरे चार्जेस और लाइट रेट चार्जेस। अब ये क्या होता है वो बताते हैं आपको। अब देखो आप इसमें, अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, सबसे पहले हमारी इसमें कॉस्ट ऐड हुई, प्लस एक्सपोर्टर ने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, थर्ड वन इसमें ऐड हुआ यूएस पोर्ट तक पहुंचाने के लिए फ्रेट या फिर लोडिंग या फिर अनलोडिंग चार्जेस, फोर्थ। अब हमारा सामान यूएस से इंडिया के लिए निकल पड़ा है, ठीक है। इंडिया तक आते आते फ्रेट लगेगा, इंश्योरेंस, प्लस लाइट रेट चार्जेस। लाइट रेट चार्जेस किस केस में लगते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा पोर्ट है, इंडियन पोर्ट, और सामान बाय शिप आ रहा है। जब बाय शिप सामान आता है तो शिप जो है ना, कई बार बड़े बड़े शिप्स होते हैं तो वो बिल्कुल पोर्ट के पास नहीं रोक पाते खुद, मतलब अपना शिप,
तो वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने पास ही छोटे छोटे शिप वाले हायर करे होते हैं, तो उन शिप्स के थ्रू सामान यहाँ तक पहुँचवा देते हैं, तो उसको बोलते हैं लाइट रेट चार्जेस। जो इस पर खर्चा हो रहा है इसको बोलते हैं लाइट रेट चार्जेस, जो हमारे मेन पोर्ट तक सामान लेकर आएंगे। तो लाइट रेट चार्जेस या फिर शिप डिमोरेज चार्जेस। शिप डिमोरेज चार्जेस क्या होते हैं, जब शिप में कोई दिक्कत आ रही है या क्लियरिंग करते वक्त कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो तब वो जो खर्चा होता है शिप का, ठीक है, वो आपका इसमें आ जाएगा। तो ये 4 बस सिर्फ एक्सपेंस ऐसे हैं जो ऐड ऑन किए जाते हैं। तो यहाँ तक की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं FOB, ठीक है। और जो अब जब टोटल हो जाएगा आपका तो वो होता है CIF, ठीक है, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। इसको क्या बोलते हैं, FOB, और ये क्या होता है CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। इसमें आपने बस ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ 4 ही खर्चे ऐड किए जाते हैं FOB में और कोई खर्चा ऐड ऑन नहीं होगा, ठीक है। FOB में कोई और खर्चा ऐड ऑन नहीं होगा, FOB में सिर्फ ये 4 खर्चे ही ऐड ऑन होंगे। कोई भी आप इंपोर्ट जहाँ कर रहे हो आप सामान इंडियन पोर्ट पे, कोई भी लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस वगैरह ऐड नहीं होंगे। अब इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा ये होता है शिप डिमेरिज चार्जेस, ये हमारे सिर्फ शिप के होंगे, एयर के टाइम पे कोई डिमेरिज चार्जेस नहीं होता। तो जो FOB है वो हमारा होता है फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है फ्री ऑन बोर्ड। नेक्स्ट है जो शिपिंग डिमेरिज चार्जेस हैं, होते हैं जब डिले हो जाता है क्लियरिंग, जब हम शिप से सामान उतारते हैं उसमें जब कुछ डिले हो जाता है, कुछ टाइम पीरियड में जो एग्रीड टाइम पीरियड होता है उससे डिले हो जाता है, तो उसको बोलते हैं शिप डिमेरिज चार्जेस। नेक्स्ट इज जब आप इंपोर्ट करते हो कुछ सामान तो वैल्यू होती है CIF, जिसके ऊपर हमारा इंपोर्ट ड्यूटी लगता है CIF। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं सामान तब हमारा लगता है FOB पर कस्टम ड्यूटी, क्योंकि FOB जब सामान इंडिया से बाहर जा रहा है तो यहाँ तक की सिर्फ कॉस्ट लगेगी, ठीक है, तो वो FOB पर लगता है। और जब इंपोर्ट करते हैं तो CIF पर लगता है, ठीक है जी। अब हम दोबारा इसको एक बार आप देख लो, कॉस्ट प्लस एक्सपोर्टर का प्रॉफिट मार्जिन प्लस वहाँ पे जो फ्रेट है, वहाँ का जो लोडिंग, वहाँ का जो अनलोडिंग है, ये कौन सा है, US पोर्ट तक पहुँचने तक का, ठीक है। उसके बाद हमारा फ्रेट लगा इंडियन पोर्ट तक आने तक का जो फ्रेट लग रहा है US से इंडिया का, ठीक है। उसके बाद प्लस इंश्योरेंस प्लस लाइट रेट चार्जेस, ये किसके केस में लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेसल के केस में, प्लस शिप डिमेरिज चार्जेस, ये भी किसके केस में लगेगा, सिर्फ और सिर्फ वेसल के केस में। यह आपकी टोटल वैल्यू बनती है CIF, जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है। और यहाँ तक की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, FOB। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट FOB भी दिया होता है, तो ये हमारी FOB वैल्यू होती है। और इसमें फिर आप ये 4 अपने खर्चे ऐड करोगे, यहाँ तक हमारी जो FOB वैल्यू होगी वो यहाँ तक होगी, ठीक है जी। और इसमें आप अपने ये 4 खर्चे ऐड करोगे, तो ये चारों खर्चे ऐड करने पर हमारी CIF वैल्यू बन जाएगी। क्लियर। अब पॉइंट अराइज होता है कि फ्रेट और इंश्योरेंस अगर तो क्वेश्चन ये मैंडेटरी होते हैं, ये मैंडेटरी नहीं होते। ये अगर क्वेश्चन में गिवन होगा वेसल के केस में तो ही आप लोगे, अगर नहीं दिया हुआ तो आप नहीं लोगे। बट जो फ्रेट और इंश्योरेंस है ना, वो हर बार लगना ही लगना है, वो एक्सपेंस हर बार होगा ही होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। क्या एज्यूम करनी पड़ेगी फिगर, अब वो समझो। फ्रेट और इंश्योरेंस अगर तो क्वेश्चन में गिवन है तो ओके, अगर नहीं गिवन तो आप क्या लोगे, 1.125% ऑफ द FOB आप खुद निकाल लोगे या आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, 1.125% ऑफ द FOB इंश्योरेंस वैल्यू को लेना पड़ेगा। जो क्वेश्चन में गिवन है तो ओके, अगर नहीं गिवन तो कैलकुलेट करो, ठीक है। अब बात करो फ्रेट की। फ्रेट अगर तो क्वेश्चन में गिवन है तो ओके, अगर नहीं गिवन तो उसको भी कैलकुलेट करो। कितना कैलकुलेट करना है, 20% ऑफ द FOB, ठीक है। अब फ्रेट के केस में एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, वो समझो। थोड़ा ही ध्यान से समझने वाला पॉइंट है फ्रेट का, तो इस चीज़ को ध्यान से देखो। फ्रेट हम कह रहे हैं कि फ्रेट हमें कितना लेना है, 20% ऑफ द FOB, ठीक है। अगर तो क्वेश्चन में गिवन है तो फिर तो ओके, अगर नहीं गिवन तो 20% ऑफ FOB। अभी पहले हम शिप की बात करते हैं। अगर हमारा सामान शिप से आ रहा है, क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू फ्रेट की, ओके टेक दैट। अगर नहीं गिवन 20% ऑफ FOB करो और वो ले लो वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन आपका यहीं कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सेकंड पॉइंट क्या आता है, अभी जो 20% ऑफ FOB आप निकाल रहे हो ना, ये फ्रेट है एक तो वो वाला कि जो हमारा
यूएस से इंडिया तक आने का है फ्रेट, प्लस इसके अंदर वो फ्रेट भी है जो आपका फैक्ट्री से पोर्ट तक पहुंचने का खर्चा है, प्लस इसमें लोडिंग अनलोडिंग भी है जो हमारा यूएस पोर्ट में हुआ है, लोडिंग या अनलोडिंग। तो ये तीनों चीज़ें आपकी इस फिगर में इंक्लूडेड है। अगर कभी बार क्या होता है क्वेश्चन में हमें ये चीज़ें दी होती हैं यूएस पोर्ट तक की, मान लो आपको दे रखी हैं $500, ठीक है, कि यूएस पोर्ट तक पहुँचने का $500 हुआ फ्रेट, प्लस लोडिंग अनलोडिंग 500, ये आपका निकला 1250, 50% ऑफ FOB। तो आपको जब CIF निकालना है तो उसके लिए जो आपको फ्रेट की वैल्यू लेनी है वो कितनी लेनी है, 750। पॉइंट क्लियर हुआ? ये कैसे निकाला कि जो 20% ऑफ FOB है उसमें ये तीनों चीज़ें इंक्लूडेड है। आपको ये दोनों अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको यूएस से इंडिया का जो फ्रेट लेना है वो कितना लेना है, 750 लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एयर की। अगर बाय एयर हम बात कर रहे हैं, अगर तो क्वेश्चन में गिवन है फ्रेट तो ओके वही ले लो, बट अगर क्वेश्चन और चेक करो, इस केस में आपको हर बार 20% ऑफ FOB निकालना ही निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना है? बिकॉज एयर के केस में क्या होता है, मैक्सिमम हम इतना ले सकते हैं, बिकॉज एयर में क्या होता है, एयर की टिकट होती है महंगी, ठीक है। एयर का अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है $3000, मतलब एक्चुअल फ्रेट इतना लगा होगा, बट अगर मान लो 20% ऑफ FOB निकालने पे आपका आता है $2500, तो हम कितना लेंगे, 2500। हम 3000 नहीं लेंगे, बिकॉज कस्टम ड्यूटी हमें पे करनी है इस वैल्यू पर। ये सब अगर हम इतनी ज़्यादा एडिशंस कर लेंगे तो उतनी ज़्यादा कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए अथॉरिटी ने क्या बोला है कि एयर का टिकट का महंगा होता है खर्चा, तो आप हर बार 20% ऑफ FOB निकालो, मैक्सिमम आप इतना दे दो हमें, ठीक है, फ्रेट। तो ये फ्रेट की वैल्यू ये जो आई है ये वही चीज़ है, इन तीनों का एडिशन है। आप अगर आपको दिया हुआ है फ्रेट इंडिया से, सॉरी यूएस फैक्ट्री से पोर्ट तक का मान लो खर्चा दिया हुआ है 500, लोडिंग अनलोडिंग मान लो दिए हुए हैं आपको 60, तो 560 का तो वही फ्रेट हो गया, ठीक है। 2500 आपका टोटल ये निकल रहा है। दैट मीन्स आपको जो CIF निकालने के लिए लेना है फ्रेट वो कितना लेना है, 2500 माइनस 508, दैट इज़ 1940। आपको इतनी वैल्यू लेनी है उसमें, तभी इन दोनों का टोटल आपका 2500 बन जाएगा। तो ये जो 20% ऑफ FOB जो वैल्यू आती है ना, ये सारा फ्रेट मिला के आता है। फ्रेट जिस तरह का भी फ्रेट है, ठीक है, फैक्ट्री से पोर्ट तक का, देन पोर्ट से इंडियन पोर्ट तक का, देन लोडिंग एंड अनलोडिंग, ये चारों चीज़ें मिला के आपका ये वैल्यू बनती है। अगर आपको क्वेश्चन में अलग से दे रखी है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और एयर के केस में हमेशा आपको ये निकालना है, बिकॉज ये वैल्यू हमेशा मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। क्वेश्चन में 3000 दी हुई है और 20% निकल के आ रहा है 2500, तो हम 2500 ही लेंगे, हम 3000 नहीं ले सकते, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज़, अब हमें कुछ एडिशंस भी करनी होती हैं। ये तो मेन हमने खर्चा देख लिया, अब कुछ एडिशंस भी हमें करनी होती है, जैसे कि जो हमारी सेक्शन 10 के अकॉर्डिंगली लिखी हुई है कि हमें कौन कौन सी एडिशंस करनी होती हैं। कोई भी कमीशन है, ठीक है, कोई भी आपका कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी खर्चा हो रहा है वो सब आप किस में ऐड करोगे, FOB निकालते वक्त, CIF निकालते वक्त हमें FOB में सिर्फ 4 चीज़ें ही करनी होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं, फ्रेट, इंश्योरेंस, शिप डिमरेज या लाइट रेज, ये 4 ही ऐड कर सकते हो आप सिर्फ FOB के बाद। बट FOB निकालते वक्त अगर आपका कोई कमीशन है या कुछ है वो आप ऐड ऑन कर सकते हो, एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, बाइंग कमीशन आप नहीं कर सकते ऐड, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, इसमें आपका कोई भी अगर कोई फ्री असिस्टेंस है, कभी कभार क्या होता है, मान लो 1000 रुपये की कॉस्ट है फैक्ट्री की, यूएस पोर्ट में उन्होंने 1000 रुपये आपको कॉस्ट को वेट करी, बट जो इम्पोर्टर है वो कहता है कोई बात नहीं, $300 का जो सामान है ना वो मैं आपको इंडिया से भिजवा दूँगा फ्री में, ठीक है, कि आप वही यूज़ कर लेना मुझे सामान भेजते वक्त। तो मान लो 1000 रुपये का कुछ सामान बन रहा था जो उसने बनवाना था बाहर से, तो उसने बोला $300 की कोई मशीनरी है जो उस चीज़ में डलनी है, मैं आपको भिजवा दूँगा, ठीक है। मान लो आपने वॉच परचेज़ करी फॉरेन कंट्री से $1000 की, अब उसमें जो मशीनरी डलनी थी वो $300 की आपने इंडिया से ही भिजवा दी उसको। अगर आप इंडिया से ही भिजवा रहे हो उस $300 की मशीनरी उसकी वॉच की, तो अब ये क्या है कि अभी हो तो उसमें यूज़ रह रही है, ठीक है। तो आप इस कॉस्ट को ऐड करोगे, आप ये नहीं बोलोगे कि $700 पे हम देंगे कस्टम ड्यूटी, नो, आप किस पे कस्टम ड्यूटी होगी, $1000 पे, कि जो उसकी नेट वर्थ है, जो उसकी नेट वैल्यू है उस प्रोडक्ट की, ठीक है। चाहे आपने उसको फ्री में प्रोवाइड किया, वो आपकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है कि आप उसको $700 पे कर दोगे, आप उसको $1000 ना करते हुए $700 की पेमेंट करोगे, बट जो कस्टम ड्यूटी लगेगी वो इस वैल्यू पर लगेगी, ना कि इस वैल्यू पर लगेगी, ठीक है। तो वैल्यू किस पे लगेगी, $1000 पर लगेगी, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है रॉयल्टी या लाइसेंस फ़ी।
कोई भी ऐसे मान लो शकलक बम बम वाली पेंसिल है, ठीक है, आप बाहर से ले रहे हो, इंपोर्ट करवा रहे हो, तो अब क्या है, आप जब आप इंपोर्ट करते हो $1000 की है, अब वो कहता है कि इसमें आप बोलते हो कि इतनी महंगी कैसे है, तो वो बोलता है कि $800 तो हमने रॉयल्टी चार्ज करी है कि जो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, और $200 इसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, तो $800 आपको पे करना पड़ेगा, रॉयल्टी या लाइसेंस भी कुछ भी तो आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपका जो भी अब है, मान लो आपने $1000 का कोई सामान मंगाया, आप उसकी पेमेंट करते हो ऑन क्रेडिट बेसिस, आप उससे कहते हो कि पेमेंट मैं आपको इंस्टॉलमेंट पे दूंगा या पेमेंट अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। अगर प्रोडक्ट वो इंडिया में आ गया ना, चाहे आपने उसकी पेमेंट करी है चाहे नहीं करी, आपको उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि जब आप इम्पोर्ट ड्यूटी, चाहे आप परचेज़ कर रहे हो सामान को चाहे नहीं कर रहे, बट अगर वो सामान इंडिया पहुंच गया ना, तो आपको उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी तो पे करनी ही पड़ेगी। इम्पोर्ट ड्यूटी कब लगती है? एनीथिंग ब्रिंगिंग टू इंडिया। वो ये नहीं बोलता कि एनीथिंग परचेजिंग फ्रॉम आउटसाइड, उसने बोला कुछ भी इंडिया में सामान आ गया तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी दे दो, ठीक है। और इस चैप्टर में हम वो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, उन चीज़ों की बात कर रहे हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी, उन आइटम्स की बात कर रहे हैं कि जो बाहर से आई हैं और वो हमने क्यों मंगाई हैं, रीसेल पर्पज़ के लिए। इस चैप्टर में उन चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है जी। तो कुछ भी इंडिया में आ गया तो आपको उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ेगी, चाहे आपने उसकी पेमेंट करी है चाहे नहीं करी, ठीक है। नेक्स्ट इस प्री इम्पोर्टेशन एक्सपेंसेस लेंगे, कोई भी पोस्ट इम्पोर्टेशन एक्सपेंस आप नहीं लोगे। मैंने वही आपको बताया, इंडियन पोर्ट पे सामान आ गया, ठीक है, उसके बाद आप उसको कहाँ लेकर जा रहे हो, अपने सिटी या अपने टाउन तक पहुँचाने की कोई भी खर्चा हो रहा है उसको आप उसमें ऐड नहीं करोगे, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी जो लगती है वो यहाँ तक की सिर्फ वैल्यू पर लगती है, कि यहाँ तक जो खर्चा हुआ उस वैल्यू पर आपकी कस्टम ड्यूटी लगेगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि अगर आप कोई असिस्टेंस ले रहे हो इन द फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग वर्क या फिर आर्ट या फिर डिज़ाइन, कुछ भी आप ऐसा काम अगर इंडिया से ले रहे हो, ठीक है, मतलब आप यूके से आप परचेज़ कर रहे हो कोई भी सामान डॉलर में और आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो कि चलो ठीक है इंजीनियरिंग की सर्विस या कोई आर्ट की सर्विस, ठीक है, हम इंडिया से भिजवा देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट भिजवा रहे हो कोई, तो वो वैल्यू में ऐड हो रहा था, बट अगर कभी आप कोई इंजीनियरिंग या आर्ट की सर्विस इंडिया से भिजवाते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो वैल्यू में ऐड नहीं होती, बिकॉज इससे आप क्या करते हो, इंडिया की ही एम्प्लॉयमेंट को रेज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम ऐड नहीं करेंगे, ये एक एग्जम्पशन है कि इस वैल्यू को ऐड नहीं किया जाएगा अगर इंडिया से जा रही है। अब यही आप कहीं और से लेते हो, मतलब यूके में प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, यूके से आपने परचेज़ किया और आप यूएस से ले रहे हो डिज़ाइन या आर्ट की सर्विस, तो ऐड होगी, बट यही अगर आप इंडिया से भिजवा रहे हो तो ऐड नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अब कस्टम ड्यूटी लगती कैसे है। कॉस्ट प्लस इसमें आपका एक्सपोर्टर का प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है, इसमें आपका फ्रेट आ जाता है यूएस पोर्ट तक सामान पहुंचाने का, ठीक है, प्लस इसमें लोडिंग आ जाते हैं, अनलोडिंग चार्जेस आ जाते हैं, कोई भी किसी भी तरह की कमीशन है वो आ जाएगी, किसी भी तरह की लाइसेंस फ़ी है वो आ जाएगी, ठीक है, कोई भी और एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो एक्सपोर्टर के हाथ में है, ठीक है, वो आ जाएगा। ये आपके बन जाती है FOB। इसमें आप फिर क्या ऐड करते हो, फ्रेट, इसमें आप क्या ऐड करते हो, इंश्योरेंस, इसमें आप क्या ऐड करते हो, शिप डिमरेज, इसमें क्या ऐड करते हो, लाइट रेट चार्जेस, फिर आपका क्या बन जाता है CIF। ये आपकी होती है असेसिबल वैल्यू, जिसके ऊपर हमारी क्या लगती है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। अब फ्रेट का मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि जो फ्रेट है, अगर आप 20% ऑफ FOB वाला कंसेप्ट यूज़ कर रहे हो, और ये कब यूज़ करोगे, शिप के केस में अगर फ्रेट नहीं दिया होगा तब यूज़ करोगे, और एयर के केस में तो हर बार यूज़ करोगे चेक करने के लिए कि क्या ये वैल्यू उससे ज़्यादा तो नहीं है। अगर ये वैल्यू जो दी हुई है, ये जो दी हुई है आपको वैल्यू वो ज़्यादा होती है इससे, तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को यूज़ करोगे। और जब आप इस वैल्यू को यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल ये आपकी 2500 निकल के आती है और आपको दी हुई है 1200, तो आप इसी को यूज़ कर रहे हो, फिर तो ये कंसेप्ट आपने यूज़ ही नहीं किया है ना, सिर्फ चेकिंग के लिए यूज़ कर रहे हो। बट अगर आप इस कंसेप्ट को यूज़ करके वैल्यू निकाल रहे हो ना, फिर आपको यहाँ पे जो ये फ्रेट वाली वैल्यू है उसका आपने ध्यान देना है कि ये जो वैल्यू होनी चाहिए 20% ऑफ FOB माइनस ये जो ऊपर जितने भी हमारे खर्चे हो रहे हैं फ्रेट वाले, माइनस फ्रेट ऊपर वाला, माइनस लोडिंग और अनलोडिंग, कि आपकी यहाँ जो वैल्यू आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए, क्योंकि वो कहता है लो कि दिस प्लस दिस, ये सारा तीनों चीज़ें मिला के दिस, ये तीनों चीज़ें मिला के हमारी होती हैं 20% ऑफ द FOB, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब आप इस कंसेप्ट के इसको यूज़ करके आप वैल्यू निकालते हो तो इन तीनों का टोटल आपका इसके बराबर होना चाहिए,
ठीक है जी, ये हमारा होता है कंसेप्ट। अब हमें कस्टम ड्यूटी कैसे निकालना है, हमारी CF-IF आ गई जिसको हम बोलते हैं असेसेबल वैल्यू। अब इस वैल्यू पे हमें निकालनी होती है कस्टम ड्यूटी। वो देखो कैसे निकलेगी। बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होती है, जो आपको रेट क्वेश्चन में गिवन होगा, 10% मोस्टली दिया होता है, तो 10% ऑफ द CIF। उसके बाद हमारा निकलता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज। वो किसका होता है, 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। जैसे हमारा हेल्थ एजुकेशन सेस लगता है 4%, ऐसे ही सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है 10%। ये फिक्स रेट है, 10% ऑफ द बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब IGST लगता है, जब आप इंपोर्ट करते हो तो IGST आपको पे करना होता है, जो कि एट द रेट कितना होता है, कभी किसी केस में 18 होता है, किसी केस में 12% होता है। ये पॉइंट है कि किस वैल्यू पे IGST पे होगा। IGST लगता है असेसेबल वैल्यू प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इन तीनों को ऐड करके इसका 18% या 12% जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको इस पे IGST पे करना होगा। ठीक है, अब IGST का लॉजिक क्या है वो देखो। जब आप बाहर से इंपोर्ट करते हो सामान, तो कस्टम ड्यूटी तो आप कस्टम अथॉरिटीज़ को दे रहे हो, ठीक है जी, कि वो आपका सामान सेफली पहुंचा दिया उन्होंने इंडिया तक, तो आपने उनको दे दिया, कस्टम ड्यूटी दे दिया, सोशल वेलफेयर सरचार्ज दे दिया। अब IGST क्यों देना है, IGST GST वाले इसलिए मांग रहे हैं आपसे कि आप ऐसा सामान मंगा रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, जो आप इंडिया में भी कर सकते थे। मतलब इंडिया में भी किसी बाहर से आप ले सकते थे। अगर आप इंडिया में मंगाते या इंडिया से ख़रीदते, अपने इंडिया में रह के इंडिया से ख़रीदते, तो आप इंडियन इकॉनमी को बढ़ाते, है ना। इंडियन इकॉनमी को बढ़ाते तो इंडिया में अगर आप ख़रीदते तो तब GST पे करते और वो GST गवर्नमेंट को जाता। बट अगर आप बाहर से मंगा रहे हो तो GST गवर्नमेंट क्यों अपना लॉस करेगी, तो वो इसलिए आपसे IGST चार्ज कर रही है। अभी जो IGST है, इसका इनपुट तो आप ले सकते हो, क्योंकि आप परचेज़ कर रहे हो, इंपोर्ट ही कर रहे हो ना, परचेज़ कर रहे हो, इसका इनपुट तो ले लेगा जो इम्पोर्टर है। तो अब इसको IGST को पे कौन करेगा, कस्टम अथॉरिटी खुद गवर्नमेंट को पे करेगी, GST गवर्नमेंट को, ठीक है। तो IGST कस्टम अथॉरिटी पे कर देगी और इनपुट आप इसका ले सकते हो। यह आपको हो गया टैक्सेबिलिटी का पॉइंट। अब बात आती है कौन सी ड्यूटी पे लगेगा कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कौन सी ड्यूटी पे लगेगी, कौन सी रेट पे लगेगी। आपने 1 अगस्त को सामान मंगाया, ठीक है, बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल करी 25 अगस्त को, सामान अराइव हुआ 30 अगस्त को। आपने पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी, ठीक है, 30 अगस्त को सामान अराइव हुआ। तो रेट ऑफ ड्यूटी कब लगेगी, विच एवर इज़ लेटर, ठीक है, जो भी लेटर होगा, मतलब बिल ऑफ एंट्री फॉर द होम कंजम्पशन या आपकी जो भी आपको दिया होगा, जो भी डेट्स दी होंगी, जो भी सबसे लास्ट वाली डेट होगी, उसमें जो भी रेट होगा ड्यूटी का वो आप ले लोगे कस्टम ड्यूटी चार्ज करने के लिए। फॉर एग्जांपल रेट पहले 15% था, अब रेट हो गया 10%, तो आप 10% पे लोगे। पहले 18 था, अब हो गया 25%, तो आप 25% पे चार्ज करोगे, ठीक है। जो भी एट प्रेजेंट चल रहा होगा, जब आप सामान घर लेके जा रहे हो, जो भी डेट लेटर होगी आप उस पर चार्ज करोगे कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज हम कौन सा लेंगे कि जब हमें वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना है, कि जो CIF वैल्यू होती है वो आती है डॉलर में, कस्टम ड्यूटी हमें लगानी है रुपीज़ में, ठीक है। तो पहले इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे, कौन से रेट पे कन्वर्ट करोगे, जो रेट हमें CBIC ने दिया है, ठीक है। जो भी रेट हमें CBIC ने दिया है हम उसको लेंगे, RBI का रेट हम नहीं लेंगे। हम कौन सा रेट लेंगे, CBIC का लेंगे। जो CBIC का कौन सा रेट लेंगे, जो भी फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री जब आपने फाइल करी होगी, फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री जब भी आपने फाइल करी होगी, जो उस टाइम पे रेट चल रहा होगा, एक्सचेंज रेट CBIC वाला, ठीक है, वो हम लेंगे, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करेंगे। अब कभी कभार क्या होता है, जब आप FOB निकाल रहे होते हो, पहले आप FOB का स्टेप लोगे, देन आप CIF निकालोगे, देन आप अपना कस्टम ड्यूटी लगाओगे, सोशल वेलफेयर सरचार्ज करोगे और IGST कैलकुलेट करोगे, तो ये तीनों का टोटल हमारा आ जाएगा टैक्स पेएबल, ठीक है जी। अब FOB में कभी पर कुछ वैल्यूज़ डॉलर में होंगी, कुछ वैल्यू रुपीज़ में होंगी, तो आप पहले डॉलर को रुपीज़ में ले लो, फिर इकट्ठा दोनों को ऐड करो, फिर FOB रुपीज़ में निकालो, फिर ऐसे CIF रुपीज़ में लो, देन आपका सारा रुपीज़ में क्वेश्चन चल पड़ेगा। अगर FOB निकालने के लिए जो वैल्यूज़ आपको सारी दे रखी हैं डॉलर में ही है, तो आप FOB डॉलर में ले लो, ठीक है। फिर आपको दिख रहा है कि अगर CIF की जो वैल्यूज़ हैं वो रुपीज़ में है, तो FOB को रुपीज़ में कन्वर्ट करो, फिर CIF पे आओ। या आपको लग रहा है कि सारी वैल्यूज़ ही डॉलर में दी हुई हैं, तो आप सब कुछ डॉलर में निकाल के CIF सीधा डॉलर में निकालो, देन उसके बाद उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करो, ठीक है। वो आप देख लो कि क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ है। और रेट कौन सा लेना है, CBIC वाला लेना है, जो फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री जब फाइल हुई है तब वाला लेना है, ठीक है।
अब कभी कभार क्या होता है कि अब एफ वैल्यू आप निकाल रहे हो, अब जैसे बाइंग कमीशन है, अब वो रुपीज़ में दी हुई है, बट वो तो हमें इंक्लूड करनी नहीं एफ में, बाकी सब चीज़ें डॉलर में दी हुई हैं, बट स्टिल हम एफ की सभी आइटम्स को रुपीज़ में लेंगे, क्योंकि चाहे बाइंग कमीशन रुपीज़ में है और वो हमें नहीं लेनी, बट स्टिल वो है तो रिलेटेड टू एफ ही है ना, ठीक है, और वो रुपीज़ में है। तो ICAI क्या कहता है कि आप फिर अगर कोई भी एक आइटम जो उसमें आनी थी वो हम नहीं ले रहे एज़ पर द रूल्स, तो आप फिर भी उसको रुपीज़ में ले लो एफ को, ठीक है। कोई भी इंपोर्ट करते वक्त इंपोर्टेशन पोर्ट का कोई भी लोडिंग अनलोडिंग चार्ज या कुछ भी आपका एक्स्ट्रा, मैंने आपको बताया FOB में सिर्फ 4 ही आइटम्स ऐड होती हैं CAF निकालने के लिए, ठीक है। और कुछ भी इंपोर्ट पोर्ट पे कोई भी लोडिंग अनलोडिंग चार्ज या कुछ भी अलग कोई खर्चा हो रहा हो तो वो आपको इसमें ऐड नहीं करना। अगर क्वेश्चन आपका स्टार्ट ही क्वेश्चन CIF से हो रहा है तो आपको हमेशा यानी सीधा CIF पे आप कस्टम ड्यूटी निकाल लो। आपको उसको पहले बैक कैलकुलेशन करनी है, CIF में माइनस करना है, फ्रेट माइनस करो उसमें से इंश्योरेंस, FOB निकालो, फिर FOB से आप फ्रेट ऐड करो, इंश्योरेंस ऐड करो, क्योंकि हमें फिर FOB में वो देखना होता है ना फ्रेट की लिमिट 20% वाली, ठीक है। फिर आप खुद कैलकुलेट करो, फिर CIF एक्यूरेट CIF निकालो, फिर उसके बाद लगाओ कस्टम ड्यूटी। सीधा आप इसी पे नहीं लगा दोगे कस्टम ड्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि अब कभी कभार क्या होता है, आप मशीनरी को इंपोर्ट कर रहे हो फॉरेन कंट्री से। अब मैंने आपको बोला इंपोर्ट ड्यूटी कब लगती है, जब भी कुछ भी आप इंडिया में लेके आ रहे हो तो इंपोर्ट ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी ना। क्वेश्चन राइज कि हमारे इंडिया में सामान ले आए, अब कोई मशीन में लेकर आई आज, ठीक है, आज मान लो 1 अगस्त को हम कोई मशीनरी लेकर आए और मशीन ख़राब हो गई, हमें उसको वापस भेजना पड़ा, हमने उसको वापस भेज दिया। अब जब वापस भेजा और वापस भेज के दोबारा वो ठीक हो गई आई, तो क्या आप मुझे अब भी उस पर कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो अब राइज होता है। तो अब इस केस में क्या होगा वो देखो। इस केस में हम क्या करेंगे, जब हम ऐसा केस होता है कि आपकी मशीन ख़राब हो गई, आपने दोबारा वापस भेजी और दोबारा आपके पास आई, तो हम सिर्फ क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ रिपेयर लेंगे, जो हम रिपेयरिंग की कॉस्ट है, फेयर वैल्यू नोट की आपने क्या पे किया। मान लो 12,000 रुपये फेयर वैल्यू थी और आपने उससे डिस्काउंट ले लेके 5,000 पे कर दिया, हम वो नहीं लेंगे, हम लेंगे 12,000 जो फेयर वैल्यू थी, ठीक है। ऐसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स में भी हम ऐसे ही लेते हैं इंपोर्ट ड्यूटी निकालने के लिए कि एक्चुअली उसकी कॉस्ट कितनी थी, कि पेमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है कि पे कितना कर रहे हो, एक्चुअली कॉस्ट कितनी हम वो ले रहे हैं। तो फेयर वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ रिपेयर प्लस फ्रेट। फ्रेट कौन सा, पहले आपने इंडिया से US भेजा सामान, फिर US से आपके पास इंडिया में आया, तो जितना भी फ्रेट लगा दोनों साइड का वो टोटल करोगे, मान लो 50,000 ईच था तो 1 लाख वो आपने करा। ऐसे इंश्योरेंस, जो आप इंडिया से US भेज रहे हो, देन US से जब इंडिया आया तो दोनों बार जब आपने इंश्योरेंस करवाई, मान लो 12 हज़ार ईच थी तो 24,000, ये हमारी टोटल वैल्यू बन गई 1,36,000। इसके ऊपर ये हमारी असेसेबल वैल्यू होगी इस केस में, इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगी, इसके ऊपर सोशल वेलफेयर चार्ज लगेगा, इसके ऊपर IGST लगेगा, ठीक है जी। असेसेबल वैल्यू पर कस्टम ड्यूटी आ जाएगी, सोशल वेलफेयर चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, IGST इसके ऊपर आ जाएगा, इन तीनों के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से जब हमारी रिपेयरिंग की कॉस्ट होती है तो हम इस सिर्फ रिपेयर वाली वैल्यू पे लेते हैं, हम बाकी कॉस्ट पे तो पहले लग चुकी है कस्टम ड्यूटी, है ना, सिर्फ रिपेयरिंग कॉस्ट पे लेंगे, और जो फ्रेट हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं इंश्योरेंस उस पर लगेगा। और इसकी कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस क्या है कि जो मशीनरी गई थी वही मशीनरी वापस आनी चाहिए, ठीक है, ऑनरशिप चेंज नहीं होनी चाहिए, जो मशीनरी गई वैसी वापस आए। सेकेंड इज़ ऑनरशिप, जो पहले उसका ऑनर था वही उसका ऑनर अब होगा। थर्ड इज़ 3 साल के अंदर अंदर मशीनरी दोबारा री इम्पोर्ट हो जानी चाहिए, यानी कि आपने मशीनरी भेजी और वो वहीं रह गई, ठीक है, कि 3 साल के अंदर अंदर री इम्पोर्ट हो जानी चाहिए। और इसकी एक्सटेंड करा सकते हो आप 2 साल के लिए। इसको आप अगर मान लो मशीनरी को ठीक होने में टाइम लग रहा है, आप इसको एक्सटेंड भी करा सकते हो 2 साल तक। अगर मशीनरी रिपेयर हो ही नहीं सकती, आपने मशीनरी भेजी और उन्होंने बोला कि तो ठीक नहीं हो सकती, हम इसको बदल के नवी मशीनरी भेजेंगे। अब जब न्यू मशीनरी आएगी तो उस न्यू मशीनरी पे पूरी वैल्यू पे कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा, फिर आपका ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। फिर आपको पूरी जो न्यू मशीनरी है, जैसे हमने पहले कस्टम ड्यूटी निकाली है, पहले असेसेबल वैल्यू निकालोगे उसकी, फिर उसके बाद लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वैल्यूएशन रूल्स। कभी कभार क्या होता है, आपने अब जो वैल्यू निकाली कि हाँ इस वैल्यू पे ये मेरी असेसेबल वैल्यू है, इस पर कस्टम ड्यूटी हम पे करेंगे, कस्टम अथॉरिटी एग्री नहीं करती, ठीक है, या जो वैल्यू पे आप सामान लेकर आ रहे हो, ठीक है, जो आपने वैल्यू रिकॉर्ड करी अपनी बिल ऑफ एंट्री में, कस्टम अथॉरिटी उस पर एग्री नहीं करती, तो वो कैसे होता है, कब होते हैं वो केसेस। सबसे पहला है, अब वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे हम, रूल 3 कहता है कि
जब आप अपने किसी रिलेटेड पर्सन से सामान मंगाते हो, आप सामान मंगाते हो, तो हम इन रूल्स के हिसाब से वैल्यूएशन करते हैं। रूल 4 कहता है किसके केस में, आइडेंटिकल गुड्स। आप वैल्यू किससे कंपेयर करो, बिल्कुल सेम मान लो आपने भी एक वॉच मंगाई, ठीक है, यूएस से, और सेम आइडेंटिकल ऐसे ही सेम वॉच किसी और ने मंगाई यूएस से। फिर कस्टम अथॉरिटी इन दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर करेगी कि क्या इसने जिस वैल्यू पे कस्टम ड्यूटी पे करी, क्या ये भी उसी वैल्यू पे कस्टम ड्यूटी पे कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 5, सिमिलर गुड्स, कि गुड्स समवट सिमिलर होते हैं या कंट्री चेंज हो जाएगी, वॉच ही मंगाई है बट यूके से मंगाई है, या वॉच में थोड़े चेंजेस आ जाएंगे, मतलब कुछ सम लाइक चेंजेस होंगे, ठीक है। आइडेंटिकली बिल्कुल सेम होगा, सिमिलर में थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे। रूल 6 कहता है कि अगर रूल 4 और 5 से नहीं निकल पा रही वैल्यूएशन, तो आप आगे आ जाओ रूल 7 और 8 पे। रूल 7 कहता है यूज़ कर लो डिडक्टिव वैल्यू मेथड। डिडक्टिव वैल्यू मेथड क्या कहता है कि आप पहले देखो कि जो इम्पोर्टर है उसने किस वैल्यू पे सेल करा इंडिया में, ठीक है। इम्पोर्टर ने किस वैल्यू पे सेल किया इंडिया में, उसमें से माइनस कर दो इम्पोर्टर का जितना भी खर्चा हुआ, इम्पोर्टर का खर्चा हुआ, जो हम CIF में नहीं लेते। मतलब इंडिया इंपोर्ट तक आने तक का तो हम ले लेते हैं CIF में, उसके बाद जब वो अपने घर तक लेके गया, ठीक है, उसके बाद उसने उसमें कुछ भी एक्सपेंस किया, वो सब आप हटा दो, उसका प्रॉफिट मार्जिन हटा दो, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, CIF होनी चाहिए। वो कहता है इस वैल्यू पे आप कस्टम ड्यूटी पे कर दो। डिडक्टिव वैल्यू मेथड ये कहता है। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 कहता है कंप्यूटेड वैल्यू मेथड। कंप्यूटेड मतलब वही जैसे हम CIF निकालते हैं, सारे एक्सपेंसेस ले लो एक्सपोर्टर के, ठीक है, वो आपके आ जाएगी FOB में वही 4 खर्चे ऐड करो तो आपकी CIF आ जाएगी। तो कंप्यूटेड मेथड ये कहता है। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 9 क्या कहता है, बेस्ट जजमेंट, कि अगर आप इससे नहीं निकाल पा रहे हो तो बेस्ट जजमेंट जो अथॉरिटी जज कर रहा है वैल्यू उस पर दे दो, ठीक है, कि आप उस वैल्यू पे फिर पे कर दो। सो इन दिस डिडक्टिव वैल्यू मेथड की एक कंडीशन है कि आप जो डिडक्टिव वैल्यू मेथड लगा रहे हो, आपका जो सामान है वो 90 डेज़ के अंदर अंदर सेल हो जाना चाहिए। जब आप इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट से विद इन 90 डेज़ आप उसको सेल कर दो अपने इंडिया में, ठीक है, तभी आप ये डिडक्टिव वैल्यू मेथड लगा सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस हैं, पैक क्वेश्चंस, उसके जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं हर क्वेश्चन हम वो कवर करेंगे अब, ठीक है। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्रीफली एक्सप्लेन द कस्टम रूल्स के अकॉर्डिंगली गुड्स ऑफ सेम क्लास और काइंड। जब सेम क्लास और काइंड आपको देखना है तो आपका वही रूल कौन सा आ जाएगा इसमें, रूल नंबर 4 और 5, ठीक है। सेम क्लास और काइंड आपका इसमें आ जाएगा। आइडेंटिकल गुड्स के बारे में बात कर रहा है रूल नंबर 4। कंप्यूटेड वैल्यू रूल नंबर 8 कि आप कैसे कंप्यूट करते हो। नेक्स्ट है वेदर एक्सेसिबल वैल्यू ऑफ वेयर हाउस गुड्स विच आर सोल्ड बिफोर बीइंग क्लियरेड फॉर द होम कंजम्पशन, कि हम क्या प्राइस लेंगे। वो कहता है कि अगर हमने वेयर हाउस में गुड्स पड़े हैं, ठीक है, हमने उसको बिफोर होम कंजम्पशन या आपने उसको वहीं से वहीं सेल कर दिया, तो हम क्या एक्सेसिबल वैल्यू लेंगे, हम वही लेंगे CIF वैल्यू। इस केस में हम वो वैल्यू नहीं लेंगे जिस पे आप सेल कर रहे हो, हम कौन सी वैल्यू लेंगे, CIF वैल्यू विदाउट आर प्रॉफिट। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हेन आर द कॉस्ट एंड सर्विसेज इन रूल 10 ऑफ द कस्टम वैल्यूएशन आर एडेड टू द वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। हम कब ऐड करेंगे, वही जितने भी हमारी एडजस्टमेंट्स थी वो सब हम ऐड करेंगे। कमीशन हो गया, लाइसेंस फ़ी हो गया, रॉयल्टी हो गया, ठीक है, और कोई आप फ्री में सामान भेज रहे हो वो सब आप ऐड करोगे। नेक्स्ट बोलते हैं वैलिडिटी आप बताओ इन स्टेटमेंट्स की। फर्स्ट पॉइंट में क्या है, सर्विस चार्ज आप पे कर रहे हो किसको, कैनलाइजिंग एजेंट को। वो कहता है इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे एक्सेसिबल वैल्यू में। भाई अब ये जो एजेंट है ये कौन है, ये इंपोर्ट करता है फॉरेन सेलर से सामान और इसका एग्रीमेंट किया जाता है इंडियन बायर्स के साथ, ठीक है, तो ये तो आएगा, ठीक है, ये वैल्यू में इंक्लूड होगा बिकॉज ये कौन है, एक्सपोर्टर का एजेंट है। ये कैनलाइजिंग एजेंट कौन होता है, एक्सपोर्टर का एजेंट होता है। जो एजेंट क्या काम करता है, वहाँ से परचेज़ करता है फ़ॉरेन से और यहाँ पे आके सेल करता है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू को आप ऐड करोगे तो ये इनवैलिड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है चार्जेस फॉर वेंडर इंस्पेक्शन। अब आपने वेंडर की इंस्पेक्शन कराई, ठीक है, फॉरेन सप्लायर ने जो ऐसा खर्चा करा उसने जो कि रिक्वायर्ड नहीं था, अगर वो इस खर्चे को ना करता तब भी गुड्स आराम से आपके इंपोर्ट हो जाते हैं इंडिया में, तो इस खर्चे को आप इंक्लूड नहीं करोगे, तो ये स्टेटमेंट वैलिड है। नेक्स्ट है इंपोर्टर एंटर हुआ कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल के इस वैल्यू पर। कंसाइनमेंट था कि जुलाई में से हो जाएगा सेंड, बट आपका कंसाइनमेंट किसी के कारण 5 अगस्त तक डिले हो गया। 5 अगस्त को होगा ओल्ड प्राइसेस में, दोनों पार्टीज एग्री हो गई कि हाँ इसी प्राइस पर होगा। अब इतने में क्या हुआ, प्राइस हमारे इंक्रीज़ हो गए अगस्त में, तो क्या हमारा
इसी प्राइस पर जो हम एग्री कर रहे हैं तो ये वैलिड है? हाँ वैलिड है, बिकॉज म्यूचुअली दोनों पार्टीज एग्री कर रहे हैं। अब वो क्या कहता है कि डिपार्टमेंट कह रहा है कि नहीं आप इंक्रीज प्राइसेस पर कस्टम ड्यूटी पे करो, बट नहीं, अगर दोनों पार्टीज एग्री कर रही हैं ओल्ड प्राइसेस पर तो हम उसी प्राइस पर ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है BSE एंड कंपनी ने इंपोर्ट करी मशीन यूके से। प्राइस ऑफ द मशीन आप ले लोगे, एयर है तो आप FOB का 20% देखोगे कितना बनता है। अब इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन चार्जेस पेड टू अ फर्म इन यूके में पे हुआ है तो इसको आप ऐड करोगे। ठीक है, लाइसेंस फ़ी आप ले लोगे इसमें। ठीक है, मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स ये भी आप इसमें ऐड ऑन कर लोगे। अब मटेरियल एंड कंपोनेंट्स रुपीज़ में है तो आपको सारा FOB रुपीज़ में निकालना पड़ेगा। इंश्योरेंस पेड टू द इंश्योरर इंडिया, अब इंडिया में इंश्योरेंस की वैल्यू आपको 6,000 रुपये दे रखी है। ठीक है, तो आपकी रुपीज़ में दी हुई है तो इसमें आपको 1.25% करने की ज़रूरत नहीं है। बाइंग कमीशन हम नहीं लेंगे। इंटर एक्सचेंज बैंक रेट 98 रुपीज़ पर पाउंड है एंड CBIC का 100, हम कौन सा लेंगे? CBIC का लेंगे। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेड पे 5,000 टुवर्ड्स डिमोरेज चार्जेस फॉर डिले इन क्लियरिंग मशीन फ्रॉम द एयरपोर्ट। अब वो कहता है ये वाला इम्पोर्टर ने पे करे, ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज हम सिर्फ शिप डिमोरेज चार्जेस इंक्लूड करते हैं, ये वाले चार्जेस इंक्लूड नहीं करे जाते। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, ब्रीफली एक्सप्लेन द विद रेफरेंस टू प्रोविजंस ऑफ कस्टम एक्ट रेलेवेंट डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ ड्यूटी। वो कहते हैं रेट ऑफ ड्यूटी हम कौन सी डेट से लेते हैं? कौन सी डेट की लेंगे? विच एवर इज लेटर, जो भी लेटर होगा। ठीक है, बिल ऑफ एंट्री हो फॉर होम कंजम्पशन या वेयर हाउसिंग या डेट ऑफ अराइवल, विच एवर इज लेटर, वो वाली रेट ऑफ ड्यूटी आप लोगे। एंड टैरिफ की वैल्यूएशन हम किस बिल ऑफ एक्सचेंज रेट से करेंगे? CBIC का रेट लेंगे। और कौन सी डेट से? व्हेन फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड। डेट ऑफ अराइवल नहीं देखेंगे, कुछ नहीं, सब फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री जब भी फाइल होगी उस डेट का एक्सचेंज रेट लेंगे CBIC वाला। ठीक है, वो कहता है दो व्हीकल वेयर बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड प्रायर टू द अराइवल ऑफ द व्हीकल। ठीक है, बिल ऑफ एंट्री अगर पहले फाइल हो गई तो बिल ऑफ एंट्री जिस दिन फाइल हुई है उस दिन का एक्सचेंज रेट आ जाएगा, और रेट ऑफ ड्यूटी तब जब विच एवर इज लेटर, तो अराइवल ऑफ द व्हीकल जिस दिन है उस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू प्रोविजंस ऑफ द कस्टम वैल्यूएशन एक्सप्लेन ब्रीफली द चीफ रीजंस ऑन बेसिस ऑफ विच प्रॉपर ऑफिसर कैन रेज डाउट्स, कि आपकी ट्रूथ और एक्यूरेसी पे वो डाउट कर सकता है अगर उसको लगता है हायर वैल्यू। ठीक है, आप कम वैल्यू पर दे रहे हो, सेसेबल वैल्यू दिखा रहे हो या हायर वैल्यू दिखा रहे हो, या फिर कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो आप। ठीक है, कोई मैनिपुलेशन कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स में, या कोई चीज़ छुपा रहे हो वैल्यू किसी चीज़ की, तो वो सब अगर आप करते हो तो आपका क्या है, पकड़े जाओगे आप इस केस में। इसका अगर हम देखें तो अगर आप कोई एबनॉर्मल डिस्काउंट्स दिखा रहे हो, कोई स्पेशल डिस्काउंट दिखा रहे हो, ठीक है, मिस डिक्लेरेशन ऑफ गुड्स कर रहे हो, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर रहे हो, तो उस केसेस में। नेक्स्ट है जगत कॉर्पोरेशन ने इंपोर्ट करा कुछ गुड्स US से, CBIC का रेट दिया, RBI का दिया, हम CBIC का रेट लेंगे। CIF दिया हुआ है, आपको पहले से पहले क्या करना है, CIF दिया हुआ है, आप रुपीज़ में कन्वर्ट करो इसको। ठीक है, अब पैक कैलकुलेशन नहीं कर सकते इस केस में, ना हमारे पास फ्रेट है ना इंश्योरेंस है, तो हम इसी वैल्यू को CIF को ही काउंट कर लेंगे और इसी पर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा लेंगे 10%, देन सरचार्ज लगेगा बेसिक कस्टम ड्यूटी पर, देन IGST लगेगा दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, उसका 18% आपका IGST आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ ABC इंडस्ट्रीज़ इंपोर्ट करा है बाय एयर, CIF दिया हुआ है, फ्रेट पेड दिया, इंश्योरेंस दिया, बैक कैलकुलेशन करो, FOB निकालो। ठीक है, फिर FOB से आप फ्रेट देखो 30% कितना, सॉरी 20% कितना बनता है, वो फ्रेट आप लो विच एवर इज मैक्सिमम। ठीक है ना, अगर वो आपका कितना आएगा आप माइनस करोगे इसमें से 3,000 बनेगा, ये 3,000 का 20% 600 बनेगा। ठीक है, और ये दिया हुआ 1200, हम तो 600 लेंगे, 600 आप ले लोगे। ठीक है, और 1800 दैट मीन्स 2400, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, 5400 आपका आ जाएगा CIF। अब उसको इनटू क्या करोगे आप, कौन सा रेट लेना है आपने, CBIC वाला। CBIC का रेट कौन सा दिया हुआ है इन्होंने, 70, हम ये वाला रेट लेंगे। ठीक है, उसके बाद ABC इंडस्ट्रीज़ एक्सपेंड्स 56,000 इन इंडिया फॉर सर्टन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ विद रिस्पेक्ट टू द इम्पोर्टेड इक्विपमेंट। कहते हैं ABC ने इंपोर्ट करने के बाद करा, तो क्या इस खर्चे को हम ऐड करेंगे, हम इस खर्चे को ऐड नहीं करेंगे। अब इसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी, IGST, सोशल वेलफेयर सर्चार्ज आपका लग जाएगा, उसके बाद अपना आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है कि आपको 56,000 की वैल्यू को नहीं लेना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूट द टोटल कस्टम ड्यूटी एंड IGST अंडर कस्टम लॉ ऑन इम्पोर्टेड मशीन। कॉस्ट दी हुई है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस दी हुई क्या आप ले लोगे, हैंडलिंग चार्जेस ले लोगे, फ्रेट चार्जेस आप ले लोगे, पर इसको पहले आप कैलकुलेट करोगे कितना बनता है। बाइंग कमीशन हम नहीं लेंगे, लाइट वेट चार्जेस हम ले लेंगे। ठीक है, फ्रेट इनकम फ्रॉम पोर्ट ऑफ एंट्री टू इनलैंड कंटेनर डिपो ये हम नहीं लेंगे।
शिप ड्यूरेबल चार्जेस हम ले लेंगे बिकॉज हमारा जो है बाय शिप भी हुआ है, ठीक है, तो हम ले लेंगे। और डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री आपको दी हुई है, तो हम रेट कौन सा लेंगे, एक्सचेंज रेट जिस दिन पहली बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई है, दैट मीन्स ये वाला। और ड्यूटी कौन सी लेंगे, विच एवर इज लेटर, दैट मीन्स ये वाली 10% की हम ड्यूटी लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कावेरी इंटरप्राइजेस ने इंपोर्ट करा कुछ सामान इटली से, लार्ज कंसाइनमेंट्स आए, ठीक है, हायर प्राइसेस से। अब डिपार्टमेंट ने वैल्यू किया आइडेंटिकल गुड्स को, और इसके बाद क्या आता है कि डिपार्टमेंट ने डिमांड किया डिफरेंशियल ड्यूटी विद पेनल्टी एंड इंटरेस्ट। अब पर उन्होंने डिपार्टमेंट ने जो आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू निकाल ली उस पर प्रिंट आउट्स नहीं प्रोवाइड करे कावेरी को कि वो डिफरेंशियल ड्यूटी किस बेसिस पर आपसे डिमांड कर रहे हैं। अब इस केस में क्या है, कावेरी एंटरप्राइजेस से डिपार्टमेंट ने बोला डिफरेंशियल अमाउंट पे करो, बट कावेरी कहती है कि आपने कोई हमें कुछ प्रूफ नहीं दिया डिपार्टमेंट ने उनको। तो इस केस में क्या है, कावेरी का कंटेंशन सही है, डिपार्टमेंट को उनको प्रिंट आउट से या कुछ प्रूफ देना चाहिए कि जिससे कि वो मतलब बता सकें कि डिपार्टमेंट क्यों डिफरेंशियल अमाउंट मांग रहा है उनसे, ठीक है। नेक्स्ट इज मिसेस एम्पेक्स इंपोर्टेड सम कंसाइनमेंट गुड्स इन 1 जून, बिल ऑफ एंट्री पास हुआ फेयर हाउसिंग के लिए 5 जून को, जब ड्यूटी थी 50%। अब 1 जुलाई से क्या हुआ, 30% ड्यूटी हो गई। इम्पैक्स ने फाइल किया होम कंजम्पशन और 30% पे कर दिया। कस्टमर में कहता है 50% पे करो, तो हम 30% ही पे करेंगे। रेट ऑफ ड्यूटी कौन सी लगेगी, 30%। जब हम घर लेकर जा रहे हैं सामान जो रेट चल रहा है। और क्या इसमें केस में डिपार्टमेंट सही है, डिपार्टमेंट गलत है, ठीक है। वेदर द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन 1 अगस्त कुड बी अडॉप्टेड, क्या रेट ऑफ एक्सचेंज 1 अगस्त वाला लेंगे, नहीं, रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेंगे जब पहली बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई है। नेक्स्ट डिडक्टिव वैल्यू, कंप्यूटेड वैल्यू, ये आपको मैंने बता दिया पहले। रूल 7 एंड रूल 8 की वैल्यूएशन कैसे होगी, रेसिडुअल मेथड, रूल 9 बेस्ट जजमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट इज व्हाट आर द वेरियस कॉस्ट एंड सर्विसेज जो ऐड करते हो, वही कमीशन वगैरह, रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, जो भी इंजीनियरिंग का कॉस्ट अगर आप किसी दूसरी कंट्री से लेते हो विद अदर देन इंडिया, ठीक है, और भी कुछ आप फ्री असिस्टेंस दे रहे हो तो वो सब ऐड होगा। नेक्स्ट इज सिमिलर और आइडेंटिकल गुड्स, आइडेंटिकल गुड्स आपका रूल 4 हो जाता है, सिमिलर गुड्स रूल 5 आ जाता है। नेक्स्ट इज कौन सी डेट पे हम डेट ऑफ ड्यूटी डिटरमाइन करेंगे, जो भी हमारी रेट ऑफ ड्यूटी किस पे होती है, जब हम घर लेके जाते हैं, विच एवर इज लेटर। एंड टैरिफ वैल्यूएशन किस पे करते हैं, जब फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट वाज इंपोर्टेड बाय एक्स बाय एयर, ठीक है। प्राइस ऑफ जेड एट एक्सपोर्टर फैक्ट्री हो गया, फ्रेट हो गया आपका एक्सपोर्टर तक, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस ये आप ले लोगे, फ्रेट ये यहाँ तक हमारा FOB निकल के आ जाएगा। उसके बाद फ्रेट आ गया, देन इंश्योरेंस आ गया, ये हमारा CIF वैल्यू हो गई। तो द एयरक्राफ्ट अराइव्ड ऑन 22 अगस्त एंड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल्ड ऑन 20 अगस्त। अब वो कहते हैं जब पहली बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई है, कब हुई है, 20 अगस्त को, ठीक है। तो हम कौन सा इसमें लेंगे रेट एक्सचेंज रेट 20 अगस्त वाला, दैट मीन्स CBIC का 70 रुपीज़। और ड्यूटी कौन सी लेंगे, विच एवर इज लेटर, ये वाली 10% वाली। अब इस केस में जब आप फ्रेट चेक करोगे बाय एयर 20% ऑफ द FOB, तो आपको इसमें क्या लेना है, 20% ऑफ द FOB आप करोगे कितना आएगा, ये टोटल 9000 आ रहा है, 20% ऑफ FOB करोगे आप कितना बनेगा, 1800, ठीक है। तो आपको यहाँ जो वैल्यू लेनी है CIF में ऐड करने के लिए 1800 माइनस 500 करोगे, तभी ताकि आपका टोटल ये 1800 बन जाए और यहाँ पे आप 1300 लोगे, ठीक है। तो 9000 प्लस 1300, ठीक है, 10,300 प्लस 2000, तो 12,300 आपका CIF आ जाएगा, ठीक है। और उसमें जो आपने रेट एक्सचेंज रेट लेना है 70 लेना है जब फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल्ड हुई है, और एक्सचेंज और जो ड्यूटी लोगे वो 10% जो विच एवर इज लेटर 10% और यहाँ 12%, ठीक है। IGST की ड्यूटी भी वही होती है जो विच एवर इज लेटर होता है। नेक्स्ट आ जाओ, इम्पोर्टर फ्रॉम कोचिन है, उसने इम्पोर्ट किया सामान एक्सपोर्टर से, कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है, वो बोलता है इम्पोर्टर फ्रॉम कोचिन इम्पोर्ट्स गुड्स कोचिन से, ठीक है, वेसल कैरिंग द गुड्स विच इज मुंबई पोर्ट फर्स्ट। तो मुंबई पोर्ट तक का कॉस्ट आप लोगे सारा CIF में। कॉस्ट आ गई, ट्रांसपोर्ट चार्जेस आ गए, हैंडलिंग आ गया, बाइंग कमीशन हम नहीं लेंगे, फ्रेट आ गया, ठीक है। एक्चुअल इंश्योरेंस हमें नहीं दिया हो तो आप निकाल लोगे 1.125% करके। चार्जेस फॉर डिज़ाइन इन द US, या आप इसको ऐड ऑन कर लोगे 5000 रुपये को, ठीक है। नेक्स्ट एट द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन, इसको हम नहीं लेंगे। ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम मुंबई टू कोचिन, इसको भी नहीं लेंगे, ठीक है। ये सब आप करके आपका 70 रुपीज़ में आप इसको कन्वर्ट कर लोगे। नेक्स्ट इज़ ABC इंडस्ट्रीज़ ऑफ मुंबई इंपोर्टेड बाय मशीन थ्रू वेसल से उन्होंने मशीन, ठीक है, मंगाया। कॉस्ट अप टू द एक्सपोर्टेशन इनकर बाय द एक्सपोर्टर, ये आपके आ गए, लोडिंग चार्जेस आ गए, फ्रेट आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया FOB, ये हमारा फ्रेट में चला गया CIF के लिए। डिज़ाइन चार्जेस दिल्ली से आए हैं तो ये आप नहीं लोगे। कमीशन पेड
टू लोकल एजेंट ऑफ द एक्सपोर्टर, ये आप ले लोगे। एक्चुअल लैंडिंग चार्जेस पेड एट द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन, ये हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये आप ले लोगे उसमें 1.125% करके, ये भी आप ले लोगे क्योंकि वैसल से ही है, ठीक है। और ये जो वैल्यूज़ आप ले रहे हो, ये वाली दिस एंड दिस, ये जो आप दोनों वैल्यूज़ लोगे, ये आप किस में ऐड करोगे, FOB में। 6 लाख और 25,000, 6,25,000 और 1,25,000 आपका आ जाएगा 7,50,000 एंड 7,65,000, 7,65,000 आपका FOB बन जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, पहले आपको इसको येन में कन्वर्ट करना, येन को रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपकी वैल्यू निकलेगी, ओके। और जो कस्टम ड्यूटी आपको ये सब रेट्स दिए हुए हैं, तो आप ये रेट ले लोगे और एक्सचेंज रेट आपको एक ही दिया हुआ है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। दोबारा बता रही हूँ, ये आप कॉस्ट ले लोगे, ये ले लोगे, ये आप वेसल की केस में तो पूरी की पूरी लेंगे, इसमें तो हम चेक ही नहीं करते, ये हम नहीं लेंगे, ठीक है। कमीशन पेड टू लोकल एजेंट ऑफ द एक्सपोर्टर, ये हम ले लेंगे बिकॉज नॉट द बाइंग कमीशन। एक्चुअल लैंडिंग चार्जेस ये हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये आप ले लोगे और ये आप ले लोगे, क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज़, एक्स ने रिलेटेड पर्सन से कुछ सामान मंगाया, ठीक है। उस केस में हम रूल 8 लगा रहे हैं, हम दोबारा से वैल्यू निकाल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फैब्रिकेशन, जितना भी एक्सपोर्टर का खर्चा है वो सब आपने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ तक हमारा आ जाएगा एक्सपोर्टर का खर्चा, ये सारा मेरी FOB वैल्यू बन गई। और प्रॉफिट मार्जिन, वो क्या बोल रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 20% ऑफ द FOB। FOB के अंदर तो प्रॉफिट भी ऐड होता है, ठीक है। अब ये मेरी कॉस्ट है, दैट मीन्स 20% ऑफ द सेल दिया हुआ है, दैट मीन्स 1/5 ऑफ सेल। अब ये सारी मेरी कॉस्ट है, 1/5 ऑफ सेल का मतलब क्या, 1/4 ऑफ द कॉस्ट, दैट मीन्स 25% ऑफ कॉस्ट। तो ये जितनी कॉस्ट आई है इसका 25% आपका प्रॉफिट होगा। तो इस कॉस्ट का 25% आप लोगे प्रॉफिट, वो इसको ऐड करो इसमें, ठीक है। आपको FOB वैल्यू मिल जाएगी। FOB में एयर फ्रेट ऐड करो, इंश्योरेंस ऐड करो, देन उसको कन्वर्ट करो, ठीक है। कन्वर्ट करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू आएगी उसको 4 लाख से कंपेयर करो। अब वो बोल रहे हैं, कस्टम अथॉरिटी ने बोला है कि 4 लाख वैल्यू, कि अब आप रूल 8 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो रूल 7 और रूल 8 आप कभी भी लगा सकते हो रिवर्सल में, ठीक है। कब पहले रूल 7 लगा सकते हो, रूल 8, कोई इसका ऑर्डर नहीं है कि रूल 7 पहले लगेगा या रूल 8, आप रूल 8 भी लगा सकते हो, ठीक है। प्रॉपर ऑफिसर से परमिशन लेके वो इसको एक्सेप्ट करवा सकता है कि रूल 8 के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूएशन कर दी, दैट इज़ कंप्यूटेड वैल्यू के अकॉर्डिंग।